पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या नीतीश को साथ रख उनका वोट कब जा रही बीजेपी? 53 साल बाद ईबीसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, कुशवाहा को डिप्टी सीएम। पूरी प्लानिंग जानिए विस्तार में। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। उनसे सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी ने सरकार से लेकर सदन तक अपना दबदबा कायम कर लिया है, तो दिखाई दे रहा है। इस वक्त सरकार में सबसे ज़्यादा 14 मंत्री बीजेपी के हैं, जेडीयू के केवल 8 हैं। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ने को मजबूर हुए हैं और विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी से बन गए हैं, मान बीजेपी के प्रेम कुमार। तो ये तो सवाल स्वाभाविक है कि अब बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है सरकार में, लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है। सर, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग का नया समीकरण तैयार करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, बीजेपी नीतीश कुमार को साथ रखकर उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है, या जिस वोट बैंक को उन्होंने बनाया है अपने मेहनत से, अपने काम से, उसको अपने से जोड़ने में जुटी हुई है। क्योंकि सभी दलों की नज़र है नीतीश कुमार के वोट बैंक पर, क्योंकि नीतीश कुमार की आखिरी पारी है। हाँ, अब तो उसके बाद उनका वोट बैंक किससे जुड़ेगा भाई? तो तेजस्वी यादव की भी नज़र है, कांग्रेस की भी नज़र है, और बीजेपी क्यों पीछे रहे? तो बीजेपी ने उसी वोट बैंक को संभालने के लिए, अपना बनाने के लिए डिप्टी सीएम 2 बनाया, आप देख लीजिए। विधानसभा का जो अध्यक्ष बनाया उसको देख लीजिए, मंत्रिमंडल में जिनको जगह दी है उसको देख लीजिए। सब में जातियों का पूरा ख्याल रखा गया सबके चयन में। श्रवण और वैश्य के अपने कोर वोट बैंक को भी नाराज करने से बचने की कोशिश की गई है। मतलब एक डिप्टी सीएम बने कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी, तो दूसरा बना दिया उनको विजय सिन्हा को, जो भूमिहार समाज से आते हैं। तो बीजेपी ये भी चाहती है कि भाई उसका जो श्रवण वोट बैंक है वो भी न गड़बड़ हो, और जो ओबीसी ईबीसी वोट बैंक है उसमें अपनी पैठ बढ़ाई जाए। तो अभी तक तो अति पिछड़ा समाज जेडीयू का वोट बैंक माना जाता है। हाँ, उन नीतीश कुमार के साथ मजबूती से जुटा हुआ है, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, हाँ, अति पिछड़ा हो। तो अब बीजेपी कोशिश करेगी नीतीश कुमार के बाद भी वो वोट बैंक उसके साथ बना रहे। इसको ध्यान में रखकर सारे फैसले बीजेपी ले रही है। नीतीश कुमार सीएम है, और जब भी वो सीएम बने हैं नीतीश कुमार, तब से दलित, यादव और भूमिहार की विधानसभा अध्यक्ष बनते रहे हैं। जब नीतीश कुमार पावरफुल थे तब दलित समाज से आने वाले उदय नारायण चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष बने, ठीक है, 2 बार लगातार बने। और 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद भूमिहार समाज से आने वाले विजय चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। और लगातार आप देखिएगा, आंकड़ों को ध्यान पर रखिएगा, तो पता चलेगा कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उनके वोट बैंक पर बीजेपी की नज़र है। सर, ईवीसी पर बीजेपी ज्यादा जोर दे रही है। हाँ, तो ईबीसी के बलबूते पर ही तो नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, और फिर जीत कर आ गए हैं 5 साल के लिए। तो 2020 में बीजेपी ने भी श्रवण समाज से आने वाले विजय सिन्हा को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था, आपको याद होगा। 2022 में नीतीश ने पाला बदला और महागठबंधन में शामिल हो गए। आरजेडी ने यादव समाज के अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष बना दिया था। 2024 में एनडीए सरकार आने के बाद बीजेपी ने नंद किशोर यादव को ये जिम्मेवारी सौंपी, मतलब यादव को ही। और अब बीजेपी ने ईबीसी समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। 53 साल बाद ऐसा हुआ है। इससे पहले ईबीसी समाज से आने वाले राम नारायण मंडल, मुझे जहाँ तक लोग बताते हैं कि 1969 से 1969 में बने थे, और 72 तक वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक उनसे पहले 1967 से मार्च 1969 तक ईबीसी समाज से ही आने वाले धनिक लाल मंडल भी विधानसभा अध्यक्ष बने थे। लेकिन उसके बाद लंबा गैप था। अब बीजेपी उस गैप को भरने में जुटी हुई है। मतलब साफ है कि बीजेपी की नज़र नीतीश कुमार के ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पर है। जी सर, अपने मंत्रिमंडल में भी बीजेपी ने ईवीसी को तवज्जो दिया है। बिल्कुल, बीजेपी ने केवल विधानसभा अध्यक्ष पद पर ही नहीं, मंत्रिमंडल में भी ईबीसी को तवज्जो दी है। पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ी और जीती निषाद समाज से आने वाली
रमा निषाद को मंत्री बना दिया है। इनके अलावा धानुक समाज से आने वाले सुरेंद्र मेहता को मंत्री बनाया गया है। ईबीसी समाज से आने वाले प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बना दिया गया है। मौजूदा समय में सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए गए हैं और वे कुशवाहा समाज से आते हैं। डिप्टी सीएम है, गृह मंत्रालय उनके पास है। नीतीश कुमार को लॉकुस का नेता कहा जाता है, कहा जाता है लॉकुस समीकरण। ऐसे में लॉ अगर नीतीश कुमार हैं तो कुश सम्राट चौधरी है। हाँ, उनकी जोड़ी आपको दिख ही रही है। मैसेज साफ है कि नीतीश कुमार के रहते हुए बीजेपी उनका विकल्प तैयार कर रही है, लॉकुस समीकरण बचाए रखने के लिए। तो सर, कुशवाहा बीजेपी का नहीं बल्कि हमेशा से जदयू का कोर वोटर रहा है। नीतीश कुमार का ही ये वोट बैंक है ना। लॉकुस समीकरण किसका है? नीतीश कुमार का है। उसके बलबूते पर ही नीतीश कुमार अब तक सत्ता पर काबिज है। लेकिन उनके बाद क्या होगा उस वोट बैंक का, उस पर सबकी नजर लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने नहीं देखा, आपने लोकसभा में भी विधानसभा में भी प्रयोग किया और ज़्यादा से ज़्यादा कुशवाहा अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट दिया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अति पिछड़ा समाज ने उन पर भरोसा नहीं किया। तो बीजेपी चाहती है कि सम्राट चौधरी को आगे करके इस समाज को खुद से जोड़ा जाए। ठीक है, सम्राट को पहले पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर डिप्टी सीएम बनाया और उसका फायदा चुनाव में हुआ। बिहार में यादव 14% हैं, ठीक है ना, कुशवाहा 4% के आसपास हैं और माना जाता है कि मगध, शाहाबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी इलाके की 40 से 45 सीटों पर कोयरी कुशवाहा की बहुत अहमियत है, वो निर्णायक भूमिका में है। विधानसभा चुनाव 2025 में कुर्मी कोयरी समाज के 71% वोटर ने एनडीए के पक्ष में वोट किया। 2020 में जिस मगध की 47 में से 18 सीटें एनडीए जीता था, उसका ही नतीजा था। 2025 में इसका आंकड़ा अब 40 तक पहुंच गया है, तो मतलब ज़्यादा समर्थन मिला। 2020 में शाहाबाद में सिर्फ 2 सीट जीतने वाला एनडीए 2025 में 19 सीट जीत गया है, मतलब 17 ज़्यादा सीटें जीत गया है। तो अब बीजेपी को ये फार्मूला बहुत पसंद आने लगा है। नीतीश कुमार का लॉकुस समीकरण पर विश्वास और भरोसा बढ़ा है और नीतीश कुमार के बाद उस वोट बैंक पर कब्जा करने की रणनीति के तहत बीजेपी हर कदम उठा रही है। जी सर, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अब बहुत लंबी नहीं है, ऐसे में उनके वोट बैंक पर भाजपा सहित सभी पार्टियों की नजर है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है कि तेजस्वी यादव लगातार प्रयोग कर रहे हैं, लोकसभा में प्रयोग किया, सफलता मिली। 7 से ज़्यादा कुशवाहा समाज को टिकट दिया, 2 जीतने में कामयाब रहे। विधानसभा में भी उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया, लेकिन विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ी जातियों के लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। देखिए दिक्कत क्या है कि जो भी गैर यादव ओबीसी हैं वो तेजस्वी यादव के साथ सहज नहीं है, यादवों के साथ ही सहज नहीं है। तो यही कारण है कि अति पिछड़ा समाज आरजेडी के साथ मजबूती से नहीं जुड़ता है। लोकसभा चुनाव में ठीक है, आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर कि भाई एनडीए ने नहीं दिया टिकट, महागठबंधन ने दे दिया, तो अपनी जाति के पक्ष में वोट कर दिया, तो फायदा मिल गया तेजस्वी यादव को। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं किया, बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए वोट किया, क्योंकि उनको डर था कि तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो यादव और खुरफात करेंगे, क्योंकि उनको यादव से ही एलर्जी है, उनके हुड़दंग से उनको परेशानी है। तो तेजस्वी तो कामयाब नहीं हो पाए इस समाज को जोड़ने में, तो ये समाज कहीं ना कहीं तो जाएगा ना भाई। तो बीजेपी अभी से कोशिश में जुट गई है कि नीतीश कुमार के रहते ही, नीतीश कुमार के साथ रहकर ही उनके वोट बैंक को बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़ा जाए। और नीतीश कुमार ने 2005 से पहले बिहार के ईबीसी और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक एकजुट किया, ठीक है। सरकार बनने के बाद उन्होंने पिछड़ों को, अति पिछड़ा और दलित को महादलित वर्ग में बांटकर वोट बैंक को अपने साथ पक्के तौर पर जोड़ लिया। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अब बहुत लंबा दिन चलने वाला नहीं है। ऐसे में उनके वोट बैंक पर बीजेपी सहित सभी पार्टियों की नज़र है। विपक्ष में आरजेडी के साथ कांग्रेस ने इसे हासिल करने की लगातार कोशिश की। लोकसभा में थोड़ी कामयाबी मिली, विधानसभा में ये रणनीति काम नहीं आई। तो अब बीजेपी इस वोट बैंक को मजबूती से अपनी पार्टी से जोड़ना चाहती है। सर, लेकिन पहले लालू यादव को ईबीसी का साथ मिला, लेकिन इसे नीतीश कुमार ने अपना बना लिया। तो बिना ईबीसी के कोई सरकार कैसे बना सकता है? 36% ईबीसी की आबादी है। तो लालू यादव ने समझा जिस जमाने में ईबीसी का महत्व, तो उसका फायदा मिला। उस वक्त मतलब 1990 से 2005 तक ईबीसी में 94 जातियां थी।
और इस तबके का बड़ा हिस्सा लालू यादव को वोट करता था। 1995 से 2000 की चुनावी रैलियों में लालू यादव कहते थे कि देखिएगा बक्सा से जिन निकलेगा। वो जिन कौन था? वो ईबीसी ही था। अब जीत भी जाते थे। तो लालू यादव के खराब शासन के कारण ईबीसी का थोड़ा मोह भंग हुआ लालू से, और नीतीश कुमार की तरफ उनका झुकाव बढ़ा। और नीतीश कुमार ने उनके लिए बहुत काम किया, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, उनके हितों का ध्यान रखा, और इस वजह से उनका विश्वास नीतीश कुमार पर बढ़ा और नीतीश कुमार के साथ वो हो गए। तो लालू जी हाशिए पर चले गए। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता पर हैं और फिर 5 साल के लिए उनको मैंडेट मिल गया है। सर, तो कितनी सीटों पर ईबीसी वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं? अब देखिए, बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है अभी 2023 के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ आबादी में से लगभग 5 करोड़ मतलब 36% ईबीसी है। इनमें 112 जातियां हैं। इनमें से 100 जातियां ऐसी हैं जिनकी कुल आबादी में अलग अलग जाति के हिसाब से देखें तो हिस्सेदारी 1% है। ठीक है, मन बहुत कम है। हालांकि इन जातियों के लोग मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, बड़ी ताकत बन जाते हैं और वही असर डालते हैं। हाँ, मिथिलांचल, कोसी, तिरहुत, मगध में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। विधानसभा की 243 सीटों में से आप जानना चाहती हैं कि कितने पर प्रभाव है, तो मानकर चलिए कि ईबीसी का प्रभाव 120 सीटों पर है। मतलब 120? बिल्कुल। और यह जीत हार के लिए निर्णायक भूमिका में है। मतलब वो जिसका साथ देती है वही जीतता है। तो 2025 के चुनाव में बीजेपी ने 10 अति पिछड़ा उम्मीदवार दिए थे, जेडीयू ने 22 कैंडिडेट अति पिछड़ा समाज से दिया था, तो उसका फायदा भी मिला। जी सर, तो बीजेपी लगातार लवकुश वोट बैंक मजबूत कर रही है, इसके साथ ही अपने कोर वोट्स बैंक स्वर्ण और वैश्य को भी नाराज नहीं कर रही है। हाँ, तो पहले भी मैंने कहा आपको कि बीजेपी चाहती है कि जो स्वर्ण समाज उसके साथ हमेशा रहा है उसको नाराज नहीं करते हुए ईबीसी को साधा जाए। और ईबीसी को साधने के लिए ही प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। राजपूत समाज भी नाराज न हो इसलिए अवधेश कुमार सिंह को विधान परिषद का सभापति बनाकर रखा है। मंत्रिमंडल में दिलीप जायसवाल के साथ वैश्य समाज के विधायकों को जगह दी गई है। यादव मतलब 83% यादव समाज के लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया था, जो आंकड़ा बता रहा है। तो मतलब यादव तो पूरी तरह से महागठबंधन के साथ खड़े हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ। केवल 5% यादव ने एनडीए के लिए वोट किया था। ठीक है, मतलब एनडीए के साथ केवल 5% यादव हैं। तो गैर यादव जो ओबीसी है, ईबीसी है, उसको बीजेपी फोकस कर रही है उस पर। कुर्मी नीतीश कुमार, कुर्मी जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, 2020 के चुनाव में 81% कुर्मी वोटर ने एनडीए के लिए वोट किया था और 11% ने महागठबंधन के पक्ष में वोट किया था। कोयरी कुशवाहा 2020 के चुनाव में इस समाज के 51% वोट एनडीए को मिले थे और 16% वोट महागठबंधन को मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़े थे, उनके गठबंधन को भी 8% वोट मिले थे। तो जो लौकुश समीकरण है नीतीश कुमार, जिसकी बदौलत तो लगातार सत्ता पर काबिज हैं 20 साल से, और अब तो 25 साल तक रहेंगे, मतलब 5 साल और रहेंगे, तो उसी वोट बैंक का कमाल है। और अति पिछड़ा जो वोट बैंक है, तो उसको बीजेपी चाहती है कि मजबूती से जोड़े रहे। नीतीश कुमार के बाद भी वो वोट बैंक छिटके नहीं, उस पर कोई डोरा ना डाले, क्योंकि थोड़ी भी चूक होगी, बीजेपी लापरवाही बरतेगी तो तेजस्वी यादव कुछ झटक लेंगे, कुछ कांग्रेस ले जाएगी, ठीक है, कुछ वाम दल ले जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी की चुनौती बढ़ जाएगी। तो बीजेपी अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी पर फोकस कर रही है। तो सुना आपने, तो अब इस पूरे डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है और बीजेपी की इस रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।